नमस्कार दोस्तों। कभी रेलवे स्टेशन पर मांगती थीं, भीख किस्मत ने उसे आईपीएस ऑफिसर बना दिया। भिखारी से आईपीएस ऑफिसर बनने तक की कहानी। दोस्तों कहते हैं, जब संकल्प सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाती है। यह बात 100% सच्ची है। सपनों की ऊंचाई गरीबी नहीं रोक सकती और हौसलों की उड़ान को नसीब की बेड़ियां नहीं बांध सकती। जब कोई बच्चा बिना चप्पल, बिना किताब और बिना नाम के इस दुनिया में आंखें खोलता है तो समाज उसे गुमनाम बना देता है। लेकिन अगर उसके अंदर एक संकल्प की चिंगारी जलती है तो वह गुमनामी उसकी ताकत बन जाती है। भूख अगर रोटी की हो तो पेट भरने से शांत हो जाती है, लेकिन अगर भूख इज्जत की हो तो वह इंसान को इतिहास बना देती है। यह कहानी उसी भूख की है जो एक प्लेटफॉर्म की ठंडी सीढ़ियों पर जन्मी मिट्टी से किताबें ढूंढी दीवारों को ब्लैक बोर्ड बनाया और पसीने से इतिहास लिख दिया। दोस्तों, मुश्किलें जब रास्ता रोके तो रास्ते बदलो नहीं, चलना जारी रखो, क्योंकि तुम्हारी चाल देखकर रास्ते भी बदल सकते हैं। आपके पास अगर ना नाम हो, ना पैसा हो, ना सहारा, लेकिन आपके अंदर एक सच्चा सपना हो तो यकीन मानिए पूरी कायनात आपको उठाकर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां खड़े होकर लोग पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया। दोस्तों, कहानी बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। दोस्तों, आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को कृपया पूरा देखें, इसे स्किप ना करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके अंदर छुपे आत्मबल को जगाने वाली प्रेरणा है। अगर आप इस तरह की सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां रोजाना सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे नहीं बिना समय गंवाए। मैं कहानी शुरू करता हूं। सुबह के लगभग 5 बजे थे। सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हर तरफ चुप्पी पसरी थी, पर एक कोने में किसी के कांपने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटी सी लड़की कविता एक पुराना और फटा हुआ कंबल लपेटे बैठी थी। न पैरों में जूते थे, न तन पर स्वेटर। हवा जैसे उसकी हड्डियों में उतर रही थी। आंखें सुनी थी, लेकिन उनमें एक चमक छुपी हुई थी, एक जिद जो वक्त की धुंध से भी साफ नजर आती थी। वह लड़की किसी सरकारी कागज में दर्ज नहीं थी। उसका कोई पता नहीं था, कोई नाम नहीं था। लोग उसे नाम की जगह एक पहचान दे चुके थे, भिखारी। और जब समाज किसी को नाम नहीं देता तो उसका दर्द भी गुमनाम हो जाता है। जिस समाज में नाम से ज्यादा काम की पूछ हो, वहां गुमनामों का अस्तित्व मिटता नहीं, तप कर उभरता है। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था कि वह क्यों बैठी है, कहां से आई है या उसका आज कैसा गुजरा। लोग बस चलते चलते सिक्के उसकी ओर उछाल देते, कुछ तो ऐसे फेंकते जैसे उसके पास गिरा पैसा पुण्य बन जाएगा। लेकिन उस लड़की की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो किसी भी चलते इंसान को एक पल ठहरने पर मजबूर कर दे। जैसे उस नजर में कोई सवाल था, कोई पुकार थी, या शायद कोई सपना। हर दिन उसका एक ही रूटीन था, सुबह से शाम तक प्लेटफॉर्म पर रहना, लोगों के झूठे बर्तन उठाना, बचे खुचे खाने को चाटना, कूड़े से प्लास्टिक और रद्दी इकट्ठा करना। रोटी के लिए जीना मजबूरी है, पर सम्मान के लिए जीना क्रांति है। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। प्लेटफॉर्म पर सफेद रंग की एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी आई, जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी थी। 4 लोग दौड़े, गाड़ी के पास खड़े हो गए और उसमें से उतरते ही एक व्यक्ति को सलाम ठोक दिया। आसपास का माहौल अचानक गंभीर हो गया था। भीड़ रुक गई। गाड़ी के पास चुपचाप भीड़ जमा होने लगी। वह लड़की कविता चुपचाप देख रही थी। उत्सुकता में उसने पास खड़े सुरेश चाय वाले से पूछा, ये कौन है। सुरेश ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, आईएएस है, बड़ा अफसर बद। इतना सुनना था कि कविता की आंखों में कुछ बदल गया, जैसे कोई लौ जल उठी हो। उसने धीरे से पूछा, मैं बन सकती हूं क्या। चाय वाले ने हंसकर कहा, तू चल, हट भिखारी, अफसर नहीं बनते। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से उठकर प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने में बैठ गई। लेकिन अब उसकी आंखें बंद नहीं थीं, वह खुल चुकी थीं। उस दिन पहली बार उसने ठंडी जमीन पर लेटकर एक सपना देखा। वही एसयूवी, वही नीली बत्ती, वही सलाम, और खुद को उस गाड़ी से उतरते हुए। सपना वह नहीं जो नींद में आए, सपना वह है जो नींद को तोड़ दे। वह जान चुकी थी कि तय करना आसान है, लेकिन तय करके चलना वह सबसे कठिन होता है।
क्योंकि सपना देख लेना और उसे सच करने की राह पर टिके रहना, दोनों के बीच जो दूरी है वह नरक से भी बदतर होती है। कविता के पास किताबें नहीं थीं, स्कूल नहीं था, पढ़ना कैसे है यह भी नहीं पता था, लेकिन संकल्प था। उसने कूड़ा छानना शुरू किया। जहां से भी आधे जले अखबार के पन्ने मिलते वह उसके लिए पाठ्य पुस्तक बन जाते। कहीं से कोई रसीद, पर्ची या पैकेट पर कुछ लिखा हुआ दिखता, वह उसे पढ़ने की कोशिश करती। स्टेशन पर अगर कोई बच्चा गलती से किताब छोड़ देता तो वह उसे रात भर पढ़ती, और जब लिखने के लिए पेन नहीं होता तो कोयले से दीवार पर अभ्यास करती। ज्ञान का कोई स्कूल नहीं होता, जिज्ञासा ही उसका पहला शिक्षक होती है। 13 साल की उम्र में उसे पहली बार ABC का अर्थ समझ आया। उसने यह भी दूसरों के बच्चों को पढ़ते सुनकर सीखा था। चुपचाप एक कोने में बैठकर जो सीखने की भूख रखता है, उसके लिए हर आवाज किताब बन जाती है और हर दीवार ब्लैक बोर्ड। दोस्तों, कभी कभी नियति हमें देखने लगती है चुपचाप दूर से, और जब हमारा संकल्प उसे चुनौती देता है तो वह खुद रास्ता बनाना शुरू कर देती है। ऐसा ही एक दिन था जब रीना चौधरी, एक NGO कार्यकर्ता, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से गुजर रही थी। उनकी नजर एक दीवार पर कोयले से कुछ लिखती हुई कविता पर पड़ी। वह ठिठक गई, पास गई और पूछा, बेटा तू यहां क्या कर रही है? कविता ने उनकी आंखों में झांका और जवाब दिया, मैं पढ़ रही हूं। रीना मुस्कुराई। तू क्या बनना चाहती है? कविता बोली, IAS। यह सुनते ही उनके साथ की महिलाएं हंस पड़ी। यह भिखारी IAS। लेकिन कविता की आंखों में हंसी नहीं, जिद थी। दुनिया आपके सपनों पर हंसे तो समझो आप सही रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा, अगर तू वाकई में सीरियस है तो हम तेरी मदद करेंगे। पर कविता ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मदद नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए। उसी दिन रानी चौधरी उसे नजदीकी सरकारी स्कूल लेकर गई। वहां की प्रिंसिपल शालिनी गुप्ता ने जब कविता को देखा, गंदे कपड़े, बिखरे बाल, फटे पांव, तो आंखें सिकोड़ लीं। यह लड़की प्लेटफॉर्म से आई है? जी, रानी बोली। शालिनी गुप्ता ने आंखें फेर ली। भिखारियों के लिए स्कूल नहीं है। पर कविता ने नजरें झुकाई नहीं। स्कूल के गेट पर चुपचाप खड़ी रही 3 घंटे, न कुछ बोली न हिली। आखिरकार प्रिंसिपल को झुकना पड़ा। ठीक है, 1 हफ्ते बैठ क्लास में कुछ सीखा तो एडमिशन मिलेगा, वरना वापस प्लेटफॉर्म। धैर्य वह अग्नि है जिसमें संकल्प तपकर हीरे बनता है। कविता क्लास में बैठी 1 सप्ताह के भीतर ही वह टॉप पर पहुंच गई। अध्यापक चकित थे, छात्र चुप थे, और प्रिंसिपल को पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी गंदे कपड़े भी उज्जवल भविष्य के संकेत होते हैं। अब कविता की जिंदगी का रूटीन बदल गया था। सुबह प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगाना, दोपहर में स्कूल जाना, शाम को कूड़ा उठाना, रात को बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। उसे कहीं से एक पुरानी घड़ी मिली थी। अब वह वक्त का मतलब समझने लगी थी। एक एक मिनट की कीमत जान गई थी। एक दिन किसी ने कहा, IAS बनने के लिए UPSSC देना होता है। कविता ने पूछा, वह क्या होता है? जवाब मिला, उसमें सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी, निबंध सब आता है। कितना समय लगता है? सीखने में लोग 3-4 साल लगाते हैं। कविता मुस्कुराकर बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं जल्दी सीखूंगी। जिसे वक्त ने कभी राहत ना दी हो, वह वक्त की कद्र सबसे ज्यादा करता है। अब प्लेटफॉर्म के पिलर उसके ब्लैक बोर्ड थे, ट्रेन की आवाजें, उसकी क्लास बेल, दीवारें, उसके नोटबुक। उसने हर रात सवाल खुद से पूछे और जवाब खुद ही खोजे। वह खुद की शिक्षक थी, खुद की छात्रा। जब वह 18 की हुई, रानी दीदी ने कहा, अब तुम फॉर्म भर सकती हो। लेकिन कविता के पास ना आधार कार्ड था, ना जन्म प्रमाण पत्र। पर उसने कहा, तो क्या हुआ, बनवा लूंगी। वह अकेले दफ्तर गई, लाइन में लगी, फॉर्म भरवाया, दस्तावेज बनवाए और वापस लौट आई, हाथ में संघ लोक सेवा आयोग UPSSC का फॉर्म लेकर। अब उसने तैयारी शुरू कर दी। न कोचिंग थी, न गाइड। इंटरनेट के लिए एक पुराना मोबाइल मिला था जिसमें रात 1 बजे से डाटा फ्री लगता था, तो वह अलार्म लगाकर उठती, 3 घंटे PDF डाउनलोड करती, सुबह 4 बजे तक पढ़ती, फिर सोती। पैसे नहीं थे तो प्लेटफॉर्म पर गाना गाने लगी। आवाज मधुर तो नहीं थी, पर उसमें दर्द था, और वहीं उसकी कमाई बन गया। कभी कोई चाय दे जाता, कभी ब्रेड। वह हर सिक्के का हिसाब रखती। कितना किताब के लिए, कितना फॉर्म के लिए। पैसे से किताब खरीदी जा सकती है,
पर ज्ञान सिर्फ समर्पण से मिलता है। फिर आया वह दिन, परीक्षा का दिन। न ठीक ठाक कपड़े थे, न आईडी का रंगीन प्रिंट, लेकिन आंखों में था सिर्फ एक शब्द, आज या कभी नहीं। परीक्षा केंद्र पर सबने उसे देखा। कोई हंसा, कोई ताना मारा, कोई घूरा, लेकिन कविता बस चुपचाप अंदर गई। 3 घंटे तक बिना रुके लिखा। जब बाहर निकली तो चेहरे पर डर नहीं था, सुकून था। जब मेहनत से नतीजे की परवाह खत्म हो जाए तब चेहरे पर डर नहीं, आत्मसंतोष आता है दोस्तों। इधर जब रिजल्ट आया तो कविता कुछ पल तक हिल नहीं सकी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस लड़की ने कभी ABC को सीखने के लिए कोयले से दीवारों पर लिखा था, जिसे स्कूल में बैठने तक की इजाजत नहीं थी, आज वह देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद रानी चौधरी का फोन आया। कविता, तू पास हो गई, IAS बन गई बेटा। दूसरी ओर खामोशी थी, आंखें नम थीं, जुबान पर शब्द नहीं आ रहे थे। उसका मन किसी जलसे में नहीं था। वह सीधी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, उसी जगह जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसने अपनी फटी चादर को देखा, वहीं रखी थी जैसे इंतजार कर रही हो। वह खड़ी रही चुपचाप। उसी समय वह चाय वाला सुरेश, जिसने कभी उसे ताने मारे थे, अब हाथ में माइक लेकर कह रहा था, यह हमारी बेटी है, इसने हमारे प्लेटफॉर्म का नाम रोशन किया है। लोगों की नजर में वह अब हीरो थी, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं बदला था। असली सफलता वह नहीं जो लोगों को दिखे, बल्कि वह है जो इंसान को भीतर से नम्र बना दे। अब लोग पूछते थे, तू कैसे कर पाई यह सब? वह बस मुस्कुराकर कहती, मेरे पास कुछ नहीं था ना, किताब, ना स्कूल, ना कोई, अपने बस एक सपना था। और भूख थी इज्जत की। जब भूख पेट की हो तो रोटी चाहिए, जब भूख इज्जत की हो तो क्रांति चाहिए। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। IAS बनना उसका मुकाम नहीं था, वह तो एक रास्ता था, एक शुरुआत। अब जब उसने सिस्टम को अंदर से देखा तो समझ आया, सिर्फ वह नहीं थी जो संघर्ष में थी। देश में हजारों कविता थीं जो आज भी प्लेटफॉर्म पर बैठी थीं, जिनके सपनों को गंदगी समझकर कुचला जा रहा था, जिन्हें आज भी स्कूल के गेट से लौटाया जा रहा था। जब कोई अपने जैसे दुख देख लेता है तो उसका दर्द जिम्मेदारी बन जाता है। अब असली लड़ाई शुरू हुई थी ट्रेनिंग के दौरान, जब अधिकारियों से पूछा गया, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? तो किसी ने कहा देश सेवा, किसी ने कहा गर्व, किसी ने कहा ताकत। पर जब कविता की बारी आई तो उसने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं इसलिए बनी हूं क्योंकि एक दिन मुझे स्कूल में घुसने नहीं दिया गया था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल नहीं सका, न वहां बैठे प्रोफेसर न सीनियर। सब उसकी नजरों की ठंडी आग को महसूस कर रहे थे। कभी कभी शब्द नहीं, नजरें इतिहास लिखती हैं। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग हुई एक गांव में। यहां ना सड़क थी, ना बिजली, ना स्कूल। गांव के बच्चों ने कभी किताब तक नहीं देखी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई अफसर उनके लिए रुकेगा भी। पर जैसे ही कविता गांव पहुंची, उसका पहला सवाल था, यहां स्कूल कहां है? जवाब मिला, 5 साल पहले बना था, अब बस शौचालय बचा है। अगली सुबह श्रेया मिश्रा ने खुद ईंटें उठाई, बच्चों को इकट्ठा किया, गांव वालों को बुलाया। लोग हंसे, अब अफसर ईंट उठाएगी क्या? पर जब उन्होंने देखा कि वह सच में मिट्टी में बैठकर बच्चों को ABC सिखा रही है तो कुछ बदलने लगा। जब नेता भाषण देता है, लोग सुनते हैं। जब अफसर खुद मिट्टी में उतरता है, लोग बदलते हैं दोस्तों। बदलाव की राह फूलों से नहीं, कांटों से भरी होती है। और जब कोई लड़की अंधेरे से उठकर उजाले की मशाल बन जाए तो सबसे पहले अंधेरे ही उस पर टूट पड़ते हैं। एक रात जब पूरा गांव नींद में था, श्रेया के घर के बाहर एक कागज फेंका गया। उस कागज में कोई सलाम या निवेदन नहीं था, बस एक वाक्य बहुत उड़ रही है, भिखारन लौट जा, नहीं तो लाश उठेगी। कई लोग होते तो डर जाते, छिप जाते या तबादले की अर्जी दे देते, लेकिन श्रेया वही थी जो फटी चादर में ठंड से कांपते हुए भी सपने देखना नहीं भूली थी। अगली सुबह गांव की चौपाल पर माइक लगवाया गया। गांव वाले चौंक गए, क्या सभा है? आज कुछ देर बाद श्रेया मंच पर आई, हाथ में वही कागज। उसने कागज जोर से पढ़ा, बहुत उड़ रही है। भिखारन फिर रुकी, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कहां से आई हूं। पर अब मैं वहीं की नहीं रही, अब मैं वहां के बच्चों की दीदी हूं जिसे उड़ता देख तुम डर गए। उसके पीछे अब एक तूफान है,
यह पूरा गांव जो लोग तुम्हें गिराने के लिए धमकी देते हैं, वह जानते हैं कि अब तुम किसी से झुकने वाली नहीं। इसके बाद कुछ बदलने लगा। जहां पहले बच्चे भेड़ बकरियां चराते थे, अब वे स्कूल आने लगे। जहां लड़कियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, वहीं अब एक बेंच पर 4-4 बच्चियां बैठकर किताबों में खो जाती थीं। किसी ने इस नजारे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। टीवी चैनलों से कॉल आने लगे, मैडम इंटरव्यू चाहिए। पर श्रेया ने हर एक प्रस्ताव को मना कर दिया। वह जानती थी कहानियां बताने से नहीं करने से बदलती हैं। उसने बस एक चिट्ठी भेजी, सिर्फ एक। स्वयंसेवी संस्था को संदेश छोटा था, मुझे बच्चों के लिए 100 स्लेट और 100 चौक चाहिए, बस। वह बदलाव सच्चा होता है जिसमें प्रचार नहीं प्रयोजन होता है। लेकिन किस्मत को चैन कहां। एक दिन खबर आई, उसी शहर में जहां श्रेया ने कभी भीख मांगी थी, एक निजी स्कूल ने स्टेशन के बच्चों को पढ़ने से मना कर दिया। श्रेया को यह बात चुभ गई। वह बिना सुरक्षा, बिना गाड़ी सीधे स्कूल पहुंच गई। प्रिंसिपल से बोली, आपके स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं? प्रिंसिपल ने कहा, 3। श्रेया ने कहा, अब चौथी मेरी होगी और उसमें वह बच्चा बैठेगा जो स्टेशन से आया है। प्रिंसिपल ने हंसते हुए पूछा, आप होती कौन है? श्रेया ने चुपचाप अपना बैग खोला और उसमें से पहचान पत्र निकाला। भारतीय प्रशासनिक सेवा। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। अब कोई शब्द नहीं था, बस सम्मान था। पहचान के लिए कभी नाम नहीं, काम की जरूरत होती है। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। उसी स्टेशन से खबर आई जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वहीं अब ठेकेदारों का एक गिरोह स्टेशन के बच्चों को उठाकर बाल मजदूरी में धकेल रहा था। एक शाम भागती हुई एक लड़की उसके पास आई, सोनू। वही सोनू जो कभी प्लेटफॉर्म पर उसके साथ खेलती थी, जिसकी आंखों में भी वही भूख थी, पढ़ने की, जीने की। सोनू ने कांपते स्वर में कहा, दीदी वो मुझे उठा ले गए थे, रोटी देने के बहाने अब और बच्चों को भी उठा रहे हैं। यह सुनते ही श्रेया के भीतर की आग भड़क उठी। उसने तुरंत एक टीम बनाई, छापेमारी की योजना तैयार की। लेकिन जब योजना उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो जवाब मिला, यह मामला बड़ा है, रुकिए, ऊपर से आदेश आने दीजिए। पर श्रेया रुकने वालों में नहीं थी। उस रात 3 बजे वह खुद पुलिस की वर्दी में टीम लेकर पहुंची। उस पुराने गोदाम में दरवाजा तोड़ा गया। अंधेरे कमरे में 12 बच्चे रस्सियों से बंधे थे। चारों ओर चूहे दौड़ रहे थे और कोने में बैठी थी सोनू। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक भरोसा था कि दीदी आई है, चम, अब सब ठीक होगा। श्रेया ने सबको छुड़ाया, मुकदमा दर्ज कराया और खुद अदालत में खड़ी हुई। लेकिन अगली सुबह खबर आई, वह ठेकेदार जमानत पर छूट गया है। जब जुर्म से ज्यादा ताकतवर साजिश हो तो इंसाफ की डोर बहुत पतली हो जाती है। जब बच्चों की चीखों पर सिस्टम कान बंद कर ले तो किसी को अपने पद, प्रतिष्ठा और जान की परवाह किए बिना आवाज उठानी ही पड़ती है। श्रेया ने उसी रात मुख्यमंत्री अमरेश चौहान को चिट्ठी लिखी, अगर यह सिस्टम उन मासूम बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो मुझे इसकी वर्दी नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा देकर सड़कों पर उतरूंगी। सुबह होते होते मीडिया में तूफान आ गया। हर समाचार चैनल, हर अखबार उसी चिट्ठी की चर्चा कर रहा था। और तभी किसी ने श्रेया का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक लड़की जो प्लेटफॉर्म पर फटी चादर में लिपटी भीख मांग रही थी, और अब वही लड़की काले कोट में कानून की आवाज बनकर खड़ी थी। देश भर में एक नारा गूंज उठा, यह सिर्फ अफसर नहीं, यह इनकलाब है। अब श्रेया सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वह बन चुकी थी एक सोच, एक चिंगारी जो हर उस जगह जल उठती थी जहां बच्चे सपनों से पहले धक्के खाना सीखते थे। उसने एक नया मिशन शुरू किया। हर प्लेटफॉर्म पर एक क्लास लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यह पागल हो गई है। अफसरों ने टोका, यह तुम्हारा काम नहीं है। पर श्रेया ने जवाब दिया, जैसे मेरी जिंदगी का काम पढ़ना था, अब मेरी पोस्ट का काम पढ़ाना है। अब हर स्टेशन उसका स्कूल बन चुका था। हर कूड़ेदान के पास एक ब्लैक बोर्ड टंगा होता, हर गली में उसकी टीम के बच्चे पढ़ाते नजर आते। उसने कभी दान में मोबाइल नहीं मांगे, ना माइक ना कैमरा, बस 2 चीजें, किताबें और चौक। वो क्रांति जो किताब से शुरू हो, उसकी ताकत तलवारों से ज्यादा होती है। जब कोई पूछता तू कैसे कर पाई ये सब, वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मुझे याद है उस चाय वाले की हंसी और वह नीली बत्ती वाली गाड़ी।
अब जब भी श्रेया उस स्टेशन से गुजरती थी, बच्चे दौड़कर कहते, आ गई हमारी भिखारिन दीदी। अब अफसर बनकर। लेकिन उसके टेबल पर एक पुरानी फाइल अब भी रखी थी, जिस पर धूल जमी थी और लिखा था, फिर से खोलें, मामला लापता बच्चियां, प्लेटफॉर्म 3। वह अक्सर उसे देखकर कहती, मैं किसी को भूली नहीं हूं, और जब तक हर बच्ची अपने मां बाप तक नहीं पहुंचती, मेरी कहानी पूरी नहीं होगी। अगले ही दिन एक नया आदेश आया। नई पोस्टिंग इस बार उसे भेजा गया। गांव एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई आईएएस अफसर नहीं पहुंचा था। नाम जितना तीखा था, हालात उससे भी खतरनाक। गांव में स्कूल नहीं था, खदानें थीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बम निकालते थे, पुराने खदानों में छिपाकर बारूद रखा जाता और छोटे बच्चों से उसे निकलवाया जाता, क्योंकि उनके हाथ पतले होते थे। जहां बचपन हथियार बन जाए, वहां इंसानियत को हथियार उठाना ही पड़ता है। सरकार ने जानबूझकर श्रेया को वहां भेजा था, या तो वह झुक जाए या डर कर भाग जाए। लेकिन इस बार वह लड़की बनकर नहीं, आग बनकर आई थी। जब उसने पहली बार गांव के बाहर बने सरकारी दफ्तर में कदम रखा, तो फाइलें धूल से अटी पड़ी थीं। कर्मचारी हंसते हुए बोले, नई मैडम आई हैं, 2 दिन में चली जाएंगी। पर आर्या मुस्कुराई नहीं। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों की लिस्ट मंगाई। लिस्ट में दर्ज थे 216 बच्चे, लेकिन स्कूल में सिर्फ 9 आते थे। बाकियों का कोई रिकॉर्ड नहीं। उस रात आर्या ने गांव का चक्कर लगाया। छुपकर चुपचाप जो देखा, वो उसकी रूह हिला देने वाला था। 10 से 12 साल के बच्चे बारूद के ढेर पर बैठे थे। किसी के हाथ में फावड़ा था, किसी की आंखों में आंसू। कुछ रो रहे थे, कुछ चुप थे, लेकिन सबकी आंखें कह रही थीं, हमारा कोई नहीं है। अगले दिन आर्या ने बिना देर किए वरिष्ठ अधिकारी ऑफिस में रिपोर्ट भेजी। गांव में अवैध बारूद का भंडारण हो रहा है। बच्चों से जबरन खतरनाक काम करवाया जा रहा है। यह बाल मजदूरी नहीं, यह बाल खतरा है। जब आर्या ने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट भेजी कि गांव में बच्चे बारूद निकाल रहे हैं, तो जवाब आया, सबूत भेजिए। कागजों की दुनिया में बच्चे की चीखें और आंखों का डर सबूत नहीं होता, तो आर्या ने खुद कैमरा उठाया। उसने एक बच्ची का हाथ पकड़ा और रात के अंधेरे में उसी जगह गई जहां हकीकत दबी थी। 14 फुट नीचे एक सुरंग थी, जिसमें मासूम बच्चे काम कर रहे थे। उनके चेहरे पर न उम्र का उजाला था, न किसी भविष्य की उम्मीद। सुरंग के मुहाने पर A47 जैसे हथियारों से लैस 2 आदमी पहरा दे रहे थे। आर्या ने सब रिकॉर्ड किया। वीडियो जैसे ही वरिष्ठ अधिकारी को भेजा, तुरंत कॉल आया, मैडम, यह रेड जोन है, बिना परमिशन जाना गैर कानूनी है, आपको हटाया जा सकता है। आर्या हल्के से मुस्कुराई और जवाब भेजा, गैर कानूनी वह होता है जो संविधान के खिलाफ हो। बच्चों से बारूद निकलवाना अगर कानून है, तो मेरा कानून तोड़ना गर्व है। फिर जो हुआ, उसने पूरे राज्य को हिला दिया। आर्या ने वही वीडियो अपने सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। आधे घंटे में लाखों लोग जुड़ गए। न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चमकने लगी, आईएएस अफसर की बगावत, एक भिखारी लड़की अब सिस्टम से भिड़ गई। पर सिस्टम भी चुप बैठने वालों में नहीं था। अगली सुबह उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। 30 दिन में नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट करें। आर्या ने वह कागज बच्चों के सामने फाड़ा नहीं जला दिया और बोली, अब मुझे कोई आदेश नहीं हटा सकता। जब तक तुम सब स्कूल नहीं जाओगे, मैं यहीं रहूंगी। उसी दिन गांव के स्कूल की दीवारों पर लिखा गया, भिखारी दीदी जिंदाबाद। कभी कभी एक नाम अपमान नहीं, क्रांति बन जाता है। लेकिन जैसे ही बदलाव की रोशनी फैलने लगी, अंधेरे ने हमला बोल दिया। तीसरे दिन उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए, पर वो बच गई। चौथे दिन कार्यालय के बाहर बम फेंका गया, टाइमर खराब था। 5वें दिन उसका मोबाइल टैप कर लिया गया। छठे दिन सामने आया कि गांव का सरपंच राकेश वर्मा, थाना प्रभारी सुरेश शर्मा और 2 स्थानीय नेता इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। जब आर्या एफआईआर लिखवाने गई, तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। ऊपर से दबाव है। अब आर्या चुप नहीं रही। उसने खुद फोन उठाया और बोली, यह केस अब मैं जांच मुख्यालय तक लेकर जाऊंगी, चाहे नौकरी जाए या जान। रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्या ने दरवाजा खोला। सामने वही बच्ची खड़ी थी जिसकी उंगली बम से उड़ चुकी थी। कांपती आवाज में बोली, दीदी, मुझे फिर से उठा ले गए थे, अब और बच्चों को भी। आर्या अब समझ चुकी थी।
मामला सिर्फ अवैध बारूद का नहीं था, यह पूरी की पूरी बच्चों की तस्करी का जाल था। उसने फौरन 9 बच्चों को छिपाया, गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी में एनजीओ को फोन किया, 24 घंटे में इन्हें यहां से निकालो। लेकिन कॉल कटने से पहले ही एक डरावनी आवाज सुनाई दी, अब तू नहीं बचेगी दीदी। आर्या ने पलट कर देखा, 3 नकाबपोश लोग दरवाजे पर खड़े थे, पर वह डरने वाली नहीं थी। उसने टूटी कुर्सी से हमला किया, स्टील की प्लेट से मारा और जैसे ही एक ने पिस्तौल निकाली, गांव की औरतें डंडे लेकर टूट पड़ी। अब सिर्फ आर्या नहीं थी, लड़ने वाली पूरा गांव जाग चुका था। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब एक स्वर में बोले, अब यह गांव तुम्हारा है दीदी, हमारी जान भी जाए तो मंजूर है। सुबह होते ही आर्या ने सभी सबूत इकट्ठा किए, एक रिपोर्ट तैयार की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करने लगी। पर जब वह अपने टेबल पर पहुंची तो वहां एक बिना नाम का लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोला, भीतर एक तस्वीर थी। प्लेटफार्म नंबर 3 की एक बच्ची जंजीरों में जकड़ी थी, नीचे खून फैला था और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दीदी अब शुरू हुई है। आर्या चुप रही, कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर उठाया और धीमे से कहा, अब मैं सिर्फ अफसर नहीं रहूंगी, अब जो करना है कानून से नहीं, इंसानियत से करूंगी दोस्तों। कहानी अब फिर वहीं लौट आई थी जहां से सब शुरू हुआ था, प्लेटफार्म नंबर 3। लेकिन इस बार आर्या अकेली नहीं थी, अब उसके साथ था पूरा देश। उस तस्वीर ने सब बदल दिया था। एक बच्ची जंजीरों में जकड़ी हुई, खून से सनी जमीन और एक पंक्ति, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, दीदी अब शुरू हुई है। आर्या की आंखों में पहली बार डर नहीं था, अब वहां गुस्सा था। जिस जिंदगी को वह पीछे छोड़ आई थी वही अब सामने आकर खड़ी हो गई थी। और इस बार चुप रहना मतलब था हार मान लेना। उसी वक्त उसने शहर की फ्लाइट ली और पहुंच गई। जांच मुख्यालय अपने साथ लाई थी, सैकड़ों बच्चों की लिस्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कॉल डिटेल्स और सारे सबूत टेबल पर सारी फाइलें रख दी। लेकिन जैसे ही फाइल आगे बढ़ाई, सामने बैठे अधिकारी ने सिर झुकाकर कहा, हैं, ऊपर से क्लियरेंस नहीं मिला है, यह केस अभी नहीं लिया जा सकता। आर्या ने चौंक कर पूछा, मतलब जब बच्चों की जान का सवाल है तो उसके लिए भी क्लियरेंस चाहिए? अधिकारी ने धीरे से कहा, तुम नहीं जानती, यह मामला जितना ऊपर से दिखता है असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सिर्फ लोकल गुंडे नहीं है जिनसे तुम लड़ रही हो, यह तो मोहरे हैं। मामला इंटरनेशनल है, प्लांट ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी और विदेशी नेटवर्क जुड़े हुए हैं। आर्या चुपचाप उठी, कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अब जान चुकी थी, अब अकेले नहीं लड़ना है, अब सबको साथ लेकर चलना है। शहर से लौटते ही वह सीधी वापस उसी प्लेटफार्म पर पहुंची जहां कभी उसने भीख मांगी थी। अब वहां एक नई बच्ची बैठी थी, उम्र करीब 10 से 12 साल, वहीं सुनी आंखें, वहीं गुमनामी। आर्या ने उसके पास जाकर पूछा, तेरा नाम क्या है? बच्ची बोली, नाम नहीं है, लोग भिखारी कहते हैं। वह एक पल को चुप रही, जैसे खुद को फिर से देख रही हो, और उसी क्षण उसने तय कर लिया, अब सिर्फ सिस्टम को नहीं बदलना है, अब सोच बदलनी है। उसने एक नया अभियान शुरू किया, प्लेटफार्म टू पावर। हर उस गुमनाम बच्चे को तलाशना जिसका ना तो नाम था, ना स्कूल, ना कोई अपना। उसने एनजीओ से हाथ मिलाया, लोकल पत्रकारों को जोड़ा और बनाई एक सीक्रेट टीम। ऐसे युवा जो कभी खुद स्ट्रीट किड्स थे, अब पढ़ चुके थे, समझ चुके थे और बदलाव लाना चाहते थे। कुछ ही समय बाद एक रात टीम से एक कॉल आया, दीदी हमें कुछ मिला है। लोकेशन थी स्टेशन से कुछ दूर एक पुराना गोदाम जहां रात के समय गाड़ियों की आवाजाही होती थी। आर्या वहां गई। अंदर एक तहखाना था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो जो सामने था वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। 10 छोटे बच्चे पिंजरों में बंद थे, जैसे जानवर, किसी के हाथ में घाव, किसी की आंख सूजी हुई, और पीछे एक केज में पड़ा था एक पुराना बस्ता। वही बस्ता जो कभी अनन्या की पहली किताबों का घर था। उसने कांपते हाथों से बस्ता उठाया। अंदर एक पेज मिला, फटा हुआ, जिस पर लिखा था, भिखारी लड़की आईएएस नहीं बन सकती, अगर बनी तो जिंदा नहीं बचेगी। अब यह केस सिर्फ सामाजिक नहीं, व्यक्तिगत हो चुका था। उस रात वह सीधी एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन जैसे ही अंदर गई, एसपी बोले, हमें खबर है तुम्हारी जान को खतरा है, अगर चाहो तो छुट्टी ले सकती हो। अनन्या ने सीधा जवाब दिया,
मैं छुट्टी लेने के लिए नहीं, सच्चाई लाने के लिए नौकरी में आई हूं। इसके बाद उसने जो किया वह इतिहास बन गया। 3 दिन के अंदर उसने एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को साथ जोड़ लिया। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां देश भर के मीडिया चैनल पहुंचे। लाइव कैमरे के सामने उसने वह वीडियो चलाया, वह तहखाना, वह पिंजरों में बंद मासूम, वह खून, वह बस्ता और वह फटी पंक्ति भिखारी, लड़की जिंदा नहीं बचेगी। पूरा देश स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, डार्क जस्टिस फॉर भिखारी, गर्ल प्लेटफॉर्म टू पावर। कभी कभी सच इतना भयानक होता है कि लोग खुद को झूठ में सुरक्षित समझने लगते हैं, लेकिन कोई तो चाहिए जो वह झूठ तोड़े। लेकिन अगली सुबह 6 बजे उसके घर के सामने एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकी। 4 आदमी उतरे, दरवाजा खटखटाया। अनन्या बाहर आई। एक ने कहा, आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। किस मामले में? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। बस जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा लिया गया। जब अगली बार उसका फोन ऑन हुआ तो लोकेशन थी 200 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, दरवाजा लॉक था, एक कोने में सीसीटीवी कैमरा था और सामने रखी थी एक फाइल। उस पर लिखा था क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट। B3 अनन्या ने फाइल खोली और जो उसमें लिखा था उसे पढ़कर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। भिखारी नाम की लड़की सिर्फ एक नहीं थी, यह एक कोड नाम था CBI के। उस बंद कमरे में जब अनन्या ने प्रोजेक्ट B3 की फाइल खोली तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। पिछले 17 वर्षों में प्लेटफॉर्म से 36 लड़कियां लापता हुई थीं। हर एक को एक कोड नाम मिला था भिखारी, और उनमें से 29 लड़कियां आज तक कभी नहीं मिली। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, तुम्हारा नाम भी लिस्ट में था, तुम मर चुकी हो, कागजों में ही नहीं, सच में भी। अनन्या ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब असली खेल शुरू होता है। वह फिर लौटी उसी प्लेटफॉर्म पर जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। आज भीड़ उसे देखकर तालियां बजा रही थी, पर उसकी आंखें उस बीते दिन को ढूंढ रही थीं जब वह एक कोने में सिकुड़ी बेनाम सी बैठी थी और लोग उसे बस भिखारी कहकर पुकारते थे। तभी एक बच्चा उसके पास आया, गंदे कपड़े, सूखी आंखें, कांपती आवाज में पूछा, दीदी मैं भी अफसर बन सकता हूं क्या? अनन्या झुकी, उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, तू अफसर नहीं, तू बदलाव बनेगा। वहीं खड़े होकर उसने एक ट्रस्ट की घोषणा की। नाम रखा गया, नाम दो, एक ऐसा मिशन जो हर उस बच्चे को नाम देगा जिसे समाज ने कभी पहचान नहीं दी। अनन्या फिर लौटी उसी गेस्ट हाउस में जहां से राज खुला था। उसने प्रोजेक्ट B3 की सारी फाइलें NIC पोर्टल पर अपलोड कर दी। अब सब कुछ पब्लिक था। तभी देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल से कॉल आया, लाइव इंटरव्यू चाहिए। अनन्या ने कहा, यह कहानी मेरी नहीं है, ये उन बच्चों की है, कैमरा लाओ। प्लेटफॉर्म पर शो, चलाद भिखारी, हु शुड द सिस्टम। TRP टूट गई। देश भर में लोग भावुक हो उठे, गुस्से से भरे, लेकिन उम्मीद से जग चुके थे। कभी किसी का सच इतना ताकतवर बन जाता है कि वह पूरा सिस्टम हिला देता है। इसी बीच एक CT वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रोजेक्ट B3 का असली मास्टरमाइंड सामने आया। वह कोई और नहीं, राज्य का शिक्षा मंत्री था, जिसने स्कूल बजट को NGO के नाम पर खा लिया और उन्हीं के जरिए बच्चों को गायब करवाया। CBI ने उसे गिरफ्तार तो किया, पर कोर्ट में केस कमजोर था। मंत्री को जमानत मिल गई, लेकिन अनन्या ने फिर कुछ नहीं कहा। बस कोर्ट में 3 मिनट का वीडियो चलाया जिसमें एक बच्ची रो रो कर कह रही थी, मंत्री अंकल ने हमें बेच दिया, उन्होंने हमें बंद कर दिया। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। जज ने वहीं से केस दोबारा खोलने का आदेश दिया और पहली बार एक स्ट्रीट गर्ल की गवाही पर देश के मंत्री को आजीवन कारावास मिला। उसी रात अनन्या को एक बिना नाम की चिट्ठी मिली। लिखा था, तू जीत गई, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तूने एक सिस्टम नहीं, एक खेल बंद किया है, और यह खेल कभी खत्म नहीं होता। अनन्या ने वह चिट्ठी जलाई और अगली सुबह उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोग चौंक गए। पूछा, जब तूने इतना कुछ कर लिया अब क्यों छोड़ रही हो? उसने जवाब दिया, मैं अफसर बनकर लड़ सकती थी, पर अब इंसान बनकर जीतूंगी। अब मैं भिखारी दीदी नहीं, मैं उन बच्चों की दीदी हूं जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। अब वह किसी सरकारी दफ्तर में नहीं,
फिर से प्लेटफार्म नंबर 3 पर रहती है। सुबह बच्चों को पढ़ाती है, दोपहर में खाना बनाती है, रात को वह कहानियां लिखती है जो कभी किसी किताब में नहीं छपी। हर हफ्ते कोई नया बच्चा आता है और पूछता, दीदी मैं भी कुछ बन सकता हूं क्या? वह मुस्कुराती है और कहती, तू कुछ नहीं, तू सब कुछ बन सकता है, क्योंकि तेरे पास है सबसे बड़ी ताकत, तेरी भूख। अब उसके पास कोई बत्ती वाली गाड़ी नहीं है, ना कोई पावर या ओहदा, फिर भी पूरा देश उसे एक नाम से जानता है, भिखारी दीदी, जो इज्जत की भीख नहीं मांगती, उसे कमाती है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ता है। उसका नाम मिटाया नहीं जा सकता, वह नाम नहीं विचार बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए